हेलो। मेरे कहने का मतलब ये कि हमें ऋषभ वहां जाना पड़ेगा कि वो थर्ड फोर्थ क्लास का बच्चा कर क्यों नहीं पा रहा है, और ऐसा क्या है कि सिक्स क्लास के बच्चे से ये क्वेश्चन हो रहे हैं। अब इसी को अगर, ये तो सिंपल था, इसी को अगर खतरनाक बना दिया जाए कि बेटा डे 1.5 घंटे की बात है, 1.5 घंटे में बता, आप तो अभी भी निकाल लोगे यार, आपके लिए तो कुछ नहीं है ये क्वेश्चन। बट कहीं ना कहीं वो बच्चा अटक सकता है, कहीं ना कहीं वो बच्चा अटक सकता है। चलो वापस अपने उसमें आते हैं। अब आपने क्या करना है, इससे हमें ये सीख मिल रही है, जैसे हर चीज की एक स्टोरी होती है, ये स्टोरी आपके लिए इसलिए थी कि अब आप तो सीए सीएमए इंटर में पहली बार आए हो, तो आपको किसी सब्जेक्ट से डरना नहीं है, क्योंकि आपका डर, आपको पता है आपके लिए बहुत कुछ नेगेटिव या कुछ भी कर सकता है, वो तो डरना ही नहीं है आपको, बी पॉजिटिव। और मैं ये बोलूंगा आपको कि लाइफ में अगर बड़ी चीज अचीव करनी है ना, तो आप पॉजिटिव रहें, जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे। पीछे ना लाइटें ऑन कर दो इधर से, ये लाइटें ऑन हो जाएंगी यहाँ से, कुछ बटन है यहाँ पे। अभी कुछ नहीं पढ़ाया यार, हम आप ही लोगों का वेट कर रहे हैं। ये लाइटें ऑन कर लो थोड़ी सी ना, लाइटें बढ़ जाएंगी तो अच्छा लगेगा। तो 2-4 बटन दबा दो, बस ये कि कुछ फैन मत चला देना बस। हाँ रहने दो रहने दो, बस इतने ही है मेरे को लग रहा लाइट के। ठीक है। तो अपने क्या है भाई, हम लोग अभी जर्नल डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि पहले क्या है, जर्नल डिस्कशन करने से थोड़ा सा हम लोग फैमिलियर हो जाते हैं, आते ही मैं सीधे स्टार्ट कर दूं वो चीज बेकार है। तो हम लोग एक जर्नल डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी नाम नूम बाद में पूछ लेंगे। तो हमारे पेपर है टोटल मिला के कितने, 8 पेपर है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट की साइड, यहाँ नेट चल रहा हो तो मैं आपको खोल के ही दिखा दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, अगर चल रहा होगा नेट तो पता नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा आपको पता होगा अभी एक बजट आने वाला है, बजट बजट आने वाला है ना, 1 फरवरी को, ऋषभ 1 फरवरी को बजट आएगा। और आप सबका आपको पता ही होगा न्यू सिलेबस होगा अब, मतलब हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं थोड़ी सी बजट की बात कर रहा था, वैसे जब आएंगे बच्चे और उनके साथ बात करेंगे। थर्स अपना बजट जो है, 1 फरवरी को क्या डेट है, आई थिंक बुधवार है, ठीक है, वेनेसडे है, 1 फरवरी को चेक कर लो आप, है ना वेनेसडे है। तो 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन नहीं, रमन जी, ठीक है हाँ। तो निर्मला सीतारमन जी, रिस्पेक्ट करनी पड़ती है बेटा, जैसे है। तो निर्मला सीतारमन जी हमारी क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है। और आपको पता होगा कि ये एक ऐसी फीमेल है, ये भी एक झांसी की रानी है। क्यों, क्योंकि एक इंदिरा गांधी थी जिसने फीमेल करेक्टर में बहुत कुछ किया, ठीक है। तो ऐसी ये फीमेल करेक्टर है जो कि क्या कर रहा है, एमसीए तो देख ही रहा है, आ गया ना आपके सामने, ये एम सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो देख ही रही है, साथ के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी इसके हाथ में। मतलब पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई फाइनेंस मिनिस्टर दो दो मिनिस्ट्री संभाल रहा है, पहली बार आपको देखने को मिल रहा है। आप नेट पे टाइप करो तो आपको देखने को मिलेगा कि निर्मला सीतारमन जी कितनी मिनिस्ट्री होल्ड कर रही हैं, 2। आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कौन है,
और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कौन है? आप समझ सकते हो कि मतलब बहुत बड़ा भार होगा। तो 1 फरवरी को जब बजट आएगा तो बजट को लेके पूरा हिंदुस्तान बड़ा वो होता है, क्योंकि वो इंडिया का बजट है, उससे इकोनॉमी का पता लगता है भी क्या है क्या नहीं है, कितना पैसा आने वाला है, कितना खर्च करने वाले हैं, वो सब कुछ उसके अंदर है ना। तो ऋषभ क्या होने वाला है 2 फरवरी को, 1 फरवरी को बजट आएगा, 2 फरवरी को क्या होने वाला है कि जो उसकी कमेटी होती है उनका सेमिनार होता है, तो आपके सर को वहां बुलाया जाता है। तो मैंने कुछ बच्चों को बोला हुआ है कि मैं लेके जाऊंगा, सर हम भी जाना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे सेमिनार में जाना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम चीज, हाँ बोलो, ये यहीं पे होगा आईटीओ में, यहीं करवा दे इतना आईटीओ में है। हाँ क्या लगवाना है, क्या लगवाना है इसको, है लेंटर डलवाना है? अच्छा, प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता है हमारा भाई और ठेकेदार है कॉस्टिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी ना, तभी तो है। ये तुम्हारी बात की गहराई को, तुम्हारे काम की गहराई को नहीं समझेंगे। हाँ नहीं समझेंगे। अच्छा आप सब टॉपर्स में ही फाउंडेशन की क्लास लेते थे? ठीक है। अच्छा एक्सेप्शन है ये क्लास। ठीक, चलो मैं देखता हूं, अगर क्योंकि ना काफी और बच्चे भी जा रहे हैं, अगर मुझे लगा और वहां कम से कम मोर देन 1000 चार्टर्ड अकाउंट, नहीं नहीं इंडिविजुअल मीटिंग नहीं करेंगे, वहां पे आपको मोर देन 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेंगे, कंपनी सेक्रेटरीज मिलेंगे, सीएमए मिलेंगे, और कैपेसिटी भी उसकी इतनी है 700 800, मतलब है तो कैपेसिटी इतनी होती है, पर आपको पता है कि जब बजट है तो भाई लोग सीढ़ियों में भी खड़े होकर देखने को तैयार है, उनको क्या है, आगे बात समझ में। तो वो कमेटी मेंबर्स वहां पे आएंगे, हम लोग तो एज अ ऑडियंस उसको सुनेंगे। तो बच्चों को इसलिए लेके जाना होता है कि इन फंक्शन को देखने से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता ही है। अब दृश्यम देख ली हमने, हमें बहुत कुछ मिल गया कि 5वीं फेल बहुत कुछ कर सकता है। देखिए आप लोगों ने दृश्यम, पठान देख लिया, बस पठान मत बन जाना बस। हाँ सीएमए, सीएमए का पठान बनो, ठीक है, सीएमए का पुष्पा बनो, सीएमए का रॉकी भाई बनो, तभी मजा आएगा। ठीक है, ग्रुप 1 देखो क्या है। तो एक पेपर क्या है अपना, लॉ का फिर डायरेक्ट टैक्सेशन का, उधर अकाउंट्स बता रखा है, इधर इनडायरेक्ट टैक्स भी बता रखा है, उधर कॉस्टिंग भी बता रखा है। ये अपना ग्रुप 1 पूरा कंप्लीट हो गया। मेरा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेशन मैंने अभी इनको बताया कि मोर देन 15 ईयर्स मुझे पढ़ाते हुए हो गए, और सीएमए का बैच मैंने फाइनल का लिया हुआ है लगातार 2 साल। आपने आईटीओ तो सुना ही हुआ है, आईटीओ सीए की बिल्डिंग आपने देखी हुई है, वहां पे हंस भवन है, तो हंस भवन में मैं क्लासे लेता था फाइनल वाले बच्चों की, और फाइनल वाले बच्चों को मैं पढ़ाता था आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्या हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्स में उस टाइम पे एक्साइज, मैं आपको बात बता रहा हूँ 2012-13 की, तो उस टाइम पे एक्साइज कस्टम ये सब चलता था, ठीक है, पर डायरेक्ट टैक्स भी तो एक पार्ट है, फाइनल में डीटी भी तो होता था, ठीक है, डीटी का पेपर नंबर शायद 15 होता था, इसका 18 या 19 होता था। तो जैसे बच्चों को मुझसे समझ में आने लग गया है, तो बच्चा क्या कहेगा कि सर आप आईडीटी के साथ डीटी भी पढ़ा दो। आपको पता है सीएमए का सिलेबस कितना बल्कि है, बहुत ज्यादा। अब तो कम कर दिया है, ये थैंक यू बोलना चाहिए इनको, सीएमए इंस्टीट्यूट को। हाँ अब कम कर दिया है, क्योंकि पहले भाई ज्यादा सिलेबस आपने रख लिया, बच्चे के लिए तो बर्डन हो गया ना बहुत। जैसे स्कूल जा रहा है बच्चा, है ना भाई, सारे कॉपी किताब डाल दिए, बेचारा खुद चूजा सा है, बैग इतना बड़ा है उसका, समझ रहे हो कुछ।
तो अब क्या है, थोड़ा सा वो सिलेबस कम किया गया। तो मैं डीटी इसलिए नहीं पढ़ाता था कि भाई बच्चों को पढ़ाने का मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ऐसी थोड़ी ना कि मतलब क्लास में जाना है, 2 घंटे लेक्चर लेना है, पढ़ा दिया जी हो गया। बच्चा हमसे पढ़ने कब आएगा? जब हम रिजल्ट निकाल के देंगे। अगर हम सारे बच्चों का, आप सारे बच्चों का रिजल्ट निकाल के देते हैं, वो भी कितना परसेंट बेटा, कि हर बच्चा टेक्स्ट में 70+ लेके आ रहा है, टारगेट ही हमें 70+ लेके चलना है। और अगर आप क्लास में रेगुलर आओगे, 3 नोट कर लो थंब रूल, कॉपी पेन निकाल के 3 थंब रूल नोट कर लो आप, या कॉपी पेन नहीं लाए हैं तो एक पेज ले लो किसी से। पहला थंब रूल है रेगुलर क्लासेस। क्लासें कैसे लेनी है? रेगुलर, कोई छुट्टी नहीं करनी। मेरा नंबर मैं दे रहा हूं आपको, मेरे को व्हाट्सएप करो आप, 9560054440 CS राजेश नेगी। मैं उत्तराखंड से हूं, रहते हम लोग दिल्ली में ही, मैं उत्तराखंड से आया नहीं हूं। और कोई यहां से उत्तराखंड से? हाँ, अच्छा एक लड़का है। और बाकी मैं टाइम का बड़ा, आप समझ गए होंगे, पंचुअल हूं मैं, टाइम पे आ जाऊंगा। आओ बेटा। और क्या नाम है आपका? मयंक, बहुत बढ़िया। आपका कहाँ से? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पहली क्लास है, रात को बारिश हो चुकी है, ठीक है। और हम लोग अभी बच्चों के साथ क्या डिस्कशन कर रहे हैं? जर्नल डिस्कशन। जर्नल क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए, देख लें भाई हमारे सब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है। तो कोई बताया पहला? गुड मॉर्निंग सर। नहीं सर, अभी नहीं पढ़ाया है कुछ भी। अभी क्या चल रहा है? अभी तो जर्नली बात कर रहे हैं। ऐप पे तो सर ये आज चला ही नहीं रहे हैं, पता नहीं ऐप पे कोई प्रॉब्लम, चला ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर। कह रहे हैं सर आज कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी अभी आया, हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। हमारा जर्नल क्या चल रहा है? डिस्कशन चल रहा है, आपके सब्जेक्ट से मिलवा रहे हैं आपको। बच्चों को पता लग गया है कि सर का सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन, दोनों ही मैंने आपको पढ़ाना है। मेरा ऑलरेडी डायरेक्ट टैक्सेशन का बैच चल रहा है, ऑलरेडी मेरा चल रहा है यहीं पे। आईडीटी का भी मेरा बैच चल रहा है, बट आपका बैच सेपरेट है। क्यों है बैच सेपरेट? क्योंकि भैया आपने अभी फाउंडेशन के एग्जाम दिए, तो एक सेपरेट बैच होने से ही मजा आता है। आपको किसी और बैच के साथ डाल दिया जाए, जो कि पूरे लक्ष्मीनगर में ऐसे ही करते हैं लोग। पहली बात तो आज तक आप सीएमए की किसी दुकान में चले जाएंगे तो सीएमए की कोई अलग से किताबें ही नहीं मिलती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इस साल हम लोग रेजोल्यूशन बनाए, क्योंकि अब आप लोग तो दिसंबर में पेपर दोगे सीधे, तो क्या हम सब लोग, देखो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, तो क्या हम सब लोग मिलके एक रेजोल्यूशन लेके आए कि भाई सीएमए की एक प्रॉपर किताबें हो मार्केट के अंदर। देखो आपका तो बेनिफिट होगा ही होगा, वो आपको दिख ही जाएगा कि हमारा बेनिफिट हो रहा है। आप आज की डेट में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ ओपन है। कोई भी मॉड्यूल से नहीं पढ़ाता सीएमए, कोई मॉड्यूल से नहीं पढ़ाते। अपने नोट्स दे दिए, कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, टॉपर्स में है तो सब 15 साल से ऊपर ही पढ़ा रहे हैं, तो वही अपने नोट से पढ़ा रहे हैं, कहानी खत्म। आपको नहीं लग रहा कि ये नया कोर्स है? भाई मॉड्यूल से हमें पढ़ के जाना चाहिए। क्यों? पेपर कहां से बनेगा? मॉड्यूल से। अच्छा, अगर हमने पूरा मॉड्यूल और स्कैनर कर लिया,
आपको नहीं लग रहा एग्जाम की अपने आप ही तैयारी है? 10 किताबें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, 10 टीचरों की किताब देखने की जरूरत नहीं है, दो ही चीजें पढ़नी है, लिख लो अपने आप ही, मॉड्यूल और स्कैनर। स्कैनर समझते हैं सारे, पास्ट ईयर के पेपर होते हैं, ये कंप्लीट कर लिया आपने। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको तैयारी किसकी करा रहा हूँ? रैंक होल्डर की। और मैंने अपने सब्जेक्ट में क्या बोला आपको, जो बच्चे आ गए, मैंने क्या बोला, टारगेट क्या लेके चलना है? 70+। और मैं तैयारी आपको रैंक होल्डर की करवाऊंगा, AIR। और AIR का ही क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है मेरे से कि ऑल ओवर इंडिया रैंक कैसे आएगी, मतलब कि सर बेनिफिट क्या होगा बोथ ग्रुप का। तो पहला पेपर बताओ जल्दी से, लॉ का था। हाँ, वो पूरा लॉ एंड एथिक्स होता है। दूसरा पेपर अकाउंट्स। तीसरा अपना आ गया डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, ये बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ अब कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स एक साथ कर दिया है। जीएसटी का पोर्शन बहुत आसान होता है, डायरेक्ट टैक्स थोड़ा सा वाइड होता है, पर आईडीटी बहुत आसान होता है। आपका पेपर पैटर्न मैं आपको चेक कराऊंगा कि पेपर पैटर्न कैसा आता है, ठीक है? पेपर पैटर्न देखना भी हमें बहुत जरूरी है। नंबर 4 क्या है आपका? लास्ट कॉस्टिंग है ना, कॉस्टिंग है लास्ट। तो चौथा अपना कॉस्टिंग का पेपर है। जिसको नहीं पता, ग्रुप 1 के अंदर ये 4 पेपर है, ग्रुप 2 के पता है? ग्रुप 2, ये देखो, ये आपका ग्रुप 2 है नीचे, ये रहा। और इसको OMSM बोलते हैं प्यार से, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। लिखा भी है यहाँ पे, है ना, OMSM, लिख लो। पेपर 9 क्या हो गया? OMSM। पेपर 10 क्या हो गया? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ऑडिटिंग भी सिखाएंगे आपको, अकाउंटिंग के साथ साथ आपको ऑडिटिंग भी सिखा देंगे। एंड देन पेपर नंबर 11 एंड 12। 11 क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस डाटा एनालिसिस। एंड लास्ट वन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसा कि मैंने, जो बच्चे अभी आए थे तो मैंने उनको बताया कि मेरी जो साली है और साडू है, दोनों CMA क्वालिफाइड है, मोर देन 18 ईयर्स हो चुके हैं उनको, और दोनों गवर्नमेंट सर्विस कर रही है। कभी आपको मौका मिले, NTPC नाम तो सुना ही होगा, गवर्नमेंट है, तो नोएडा में ही ऑफिस है, चारू नाम है उनका, ठीक है? कभी मौका मिले, कई बार होता है कोइंसिडेंट। मेरी एक स्टूडेंट KPMG कनाट प्लेस, KPMG का नाम आपने सुना होगा, बिग 4 की कंपनी है, पल्लवी नाम है, तो वो वहां पे जॉब कर रही है। अब तो उसको 8-10 साल हो गए। जब मैं उसको पढ़ाता था तो वो मैरिड थी, मैं मैरिड नहीं था उस टाइम पे। आ गई बात समझ में? वो कई बार होता है कि हम लोग भाई अपने अपने डिसीजन से, अब जैसे पहले की बात करें तो लोग जल्दी मैरिज कर लेते थे, ठीक है? अब हम लोग उस पार्ट में नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि मैं आपको ये इसलिए बता रहा था कि लोगों को लगता है कि कॉस्ट अकाउंटेंट है, CMA क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंट है, कॉस्टिंग का काम करेगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, मेरी साली 1 रुपए का कॉस्टिंग का काम नहीं कर रही। क्या काम कर रही है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। NTPC जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख रही है वो। और दूसरा वो क्या काम कर रही है? टैक्सेशन का काम कर रही है। तो कॉस्टिंग तो वो कर ही नहीं रही। अच्छा, जब वो कॉस्टिंग का काम किया करती थी बहुत साल पहले, फार्मास्यूटिकल कोई कंपनी थी दवाइयों की, तो उसमें भी कॉस्टिंग का काम कैसे कराते थे कि मैडम आपको कॉस्ट बढ़ानी है, कम नहीं करनी। समझ गए ना? जैसे CA ने टैक्स ज्यादा वो किया हुआ है तो टैक्स की चोरी बता। आगे बात समझ में? तो कॉस्टिंग वाले से क्या कहा जा रहा है? कॉस्ट बढ़ाओ। तुम सीखोगे क्या यहाँ पे? मिनिमाइज करना कॉस्ट को। इकोनॉमी ऑफ स्केल हम लोग पढ़ते हैं, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, मिनिमाइज द कॉस्ट। उसमें प्रैक्टिकली कैसे होता है ना, चीजें प्रैक्टिकली कैसे चलती है। तो अब जो हमारा पढ़ने का तरीका था वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इंटर का लेवल है, आप समझ गए? इंटर ही एक असली लेवल है जहां से पता लगेगा कि हम आगे किस तरीके से जाएंगे। और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे तो जाके ही हमारा बेनिफिट होगा, क्योंकि अटेम्प्ट लगने का मतलब आपको पता होगा, एक बार अटेम्प्ट लगा तो दूसरा अटेम्प्ट पहले ही तैयार होता है।
कुछ टाइम तो बंदा डिप्रेशन में होता है भाई कि आज तक तो मैं फेल हुआ नहीं, पूरी स्कूल में आज तक फेल नहीं हुआ तेरा भाई, और सीएमए में फेल हो गया है। ऐसा होता है यार, है ना। और रिजल्ट तुम्हारा आ रहा होता है, पड़ोसी पहले 2 दिन पहले, हाँ राहुल रिजल्ट आ गया। इसको किसने बताया है? फोन आ जाएगा 1 दिन पहले, रिजल्ट कल आना है, वो 1 दिन पहले ही फोन, रिजल्ट आ गया। तुम्हें कहां से पता लग रहा? असली में क्या है ना, मोबाइल पे कुछ नहीं है, मोबाइल पे राहुल का रिजल्ट आना है, दोनों भी अपने उसमें डाल रहे हैं सीएमए का रिजल्ट कब आ रहा है। मेरे पास फोन कॉल आ गया एक अभी 2 दिन पहले कि सर सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ गया है। मैंने बताया मैं बीमार था, तो मैंने कहा मेरे तो बच्चे हैं ना कनेक्टेड, सीए के भी बच्चे कनेक्टेड है, तो मैंने कहा कि मेरे पास तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कह रहे नहीं किसी का फोन आया है सर मुझे, उनके लड़के का रिजल्ट आना है, उनको किसी का फोन आ गया है कि आपके ना लड़के का रिजल्ट आया है, चेक करके देख लो। मैंने कहा अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है, 30 को आना है, आज शायद 30 है, आज सीए फाउंडेशन का वो भी कंफर्म नहीं है अभी, इस हफ्ते तो पक्का आ जाएगा, गारंटेड है इस हफ्ते आ जाएगा। तो समझ गए? तो बहुत लोग हैं रास्ते में देखने वाले आपको, आप अपने काम में फोकस करो तो बड़े प्यार से और बढ़िया तरीके से चीजें अचीव कर लेंगे। तो हमें किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है या सबके ऊपर करना है? सबके ऊपर फोकस करना है। 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां ओएम एसएम वाला है ना, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला था, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग था वो, हाँ जी। नेक्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और बिजनेस करके भी बोला था ना उसने, हाँ ठीक है वो उसके साथ ही आ जाएगा। और लास्ट क्या था? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बोथ ग्रुप देने का बेनिफिट क्या है? बच्चा बोल रहा था बोथ ग्रुप देने का बेनिफिट क्या है। बाकी जिन बच्चों ने नंबर नोट नहीं किया आप क्लास के बाद नंबर ले लेना इनसे, मैं कोई क्लास के बाद भागूंगा नहीं, मैं भी यहीं रहूंगा, मेरी शाम तक क्लास है यहाँ पे 3:30 तक, ठीक है। अब देखो बोथ ग्रुप देने का बेनिफिट क्या है, आपको पता होगा ये 400 नंबर हो गए और ये भी कितने हो गए 400, और दोनों को जोड़ दें तो 800, और 800 में से हमें कितने चाहिए 400, ये देखो ये सबको पता है। इसका मतलब हमें यहाँ 200 चाहिए, यहाँ पे 200 चाहिए, बट बोथ ग्रुप में क्या होता है यहाँ 180 आ गए, यहाँ 220 आ गए, तो भी रिजल्ट में पास आएगा लिखा हुआ। और हमें ये टारगेट रखना ही नहीं है 400 का, हमें इस टोटल का टारगेट रखना ही नहीं है, हमें हर पेपर में ये रखना है कि हमारा पेपर एग्जम्प्ट होना चाहिए। यार पढ़ाई आपको पेपर की कैसे करनी है? एग्जम्प्ट के लिए। भी कोचिंग लगाने का क्या बेनिफिट अगर पेपर एग्जम्प्ट ही नहीं हुए? समझ रहे हो ना? कोचिंग का बेनिफिट तो तभी है जब पेपर एग्जम्प्ट होगा, और पेपर एग्जम्प्ट कैसे होगा? टैक्स का पेपर एग्जम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पेपर एग्जम्प्ट भी नहीं करना है, इस पेपर में तो 70+ क्योंकि मेरा पेपर है भाई, मैं नहीं चाहता कि ये एरिया आपका वीक एरिया बने, क्योंकि आप समझ गए ना काम भी तो करना है इस एरिया के अंदर, तो जितना स्ट्रांग रहेगा उतना अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये टाइम है क्या? नॉलेज लेने का। इस टाइम पे नॉलेज ले ली तो आगे काम आ जाएगी, इस टाइम पे नॉलेज नहीं ली, किताबी कीड़े बन गए, पढ़ा रट्टा मारा एग्जाम में करके आ गए जी, और वहां ऑफिस में आपको पता ही है क्या हो रहा होगा। सर मैंने तो कॉस्ट शीट रटी हुई है, सर मैंने तो ये रटा हुआ है, ऐसे बनता है, लो जी समझ गए हो? ठीक है। तो यहां नॉलेज के साथ क्या करना पड़ता है पता है? विजडम करनी पड़ती है। विजडम समझते हो? टमाटर पता है ना, टमाटो फ्रूट है या वेजिटेबल है? हाँ फ्रूट की कैटेगरी में आता है वैसे। अब सुनो क्या होगा, अगर आप एप्पल की बात करोगे तो एप्पल क्या है? फ्रूट है। अच्छा मैंने एप्पल बोला, आपके सामने एप्पल आया भी एक तरीके से, आया ना, पर जो हमारी फ्रूट की प्लेट होती है उसमें कभी टमाटर नहीं होता।
इसका मतलब पता है क्यों नहीं होता है? किसी को पता हो? कह रहे थे ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन नहीं चल रहा। सोचो। वैसे अपने कितने बच्चे थे? क्योंकि आप समझ गए, आज आप जब पढ़ के जाएंगे तो एक क्लास मिस करना अपने आप में बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस। सीएमए फाउंडेशन का बैच रहा होगा ना इनका, तो उसी बैच में चलाएंगे ना, है ना? हाँ। तो अपना तो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना? ठीक है। अच्छा, 3 थंब रूल बता रहा था 70+ लाने के लिए। नंबर 1 थंब रूल क्या है? रेगुलर क्लासेस। नंबर 2, जो बच्चा करके आता नहीं है। वेरी गुड। क्या किसने बोला? देख रहे हो, मतलब माइंड आप सबके पास है, मेरे बिना बताए आप खुद ही बोल गए। तो रिवीजन करके आनी भाई, वो भी कितनी बार? 3 बार। 3 बार कैसे होती है रिवीजन वो बता दूं। जो पढ़ाया क्लास में एक बार आपने खुद पढ़ लिया, दूसरी बार आपने घर पे पढ़ा, और तीसरी बार जब यहां आ गए या रास्ते में है तो पढ़ रहे हैं या किसी को पढ़ा रहे हैं। तीसरी 3 रिवीजन का मतलब बता रहा हूं आपको कैसे होती है। जो आप पढ़ते हैं वो आपको विद इन 24 आवर्स दोबारा से पढ़ना होता है। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। ये साइंटिफिकली प्रूफ है, तो जाके आपको चीज याद रहेगी, अदरवाइज याद नहीं रहेगी। क्या आप में से किसी के साथ ऐसा होता है कि स्कूटी या किसी चीज की चाबी आपके घर के अंदर कहीं रख दी और मिल नहीं रही है? कॉमन है या नहीं है ये सब में? सभी के घर में कॉमन है, देख लो। मतलब मैं ही स्कूटी लेके गया, मैं ही स्कूटी लेके आ रहा हूं, चाबी रख रहा हूं, उसके बाद मेरे को ही नहीं पता। अच्छा, की होल्डर भी बना हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा चलो हर किसी ने अपने घर पे बना लिया, मान लो बना भी हुआ है, तो भी आदमी क्या है, भूल जाता है। कई बार आप अपनी चीज रख के नहीं भूल जाते हो, ये कहां गई, और आपको याद ही नहीं आ रहा। आप जिमा अच्छा, मम्मी भी कह रही है ऐसी है ये, और अभी तो मेरी उम्र पे आई नहीं है, जब तक मेरी उम्र में आएगी मुझे ही भूल जाएगी ये। ठीक है। देखो यहाँ पे देखो सारे बच्चों, आपको एक चीज पता लग गई होगी, मैं एज अ टीचर आपको नहीं पढ़ाना चाहता, एज अ फ्रेंड आपको पढ़ाना चाहता हूं। आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, डैम क्वेश्चन, दिमाग में कोई क्वेश्चन आ जाए, बुक से आ जाए, बुक के बाहर आ जाए, पर पढ़ाई से रिलेटेड बात क्लास के अंदर करनी है। क्लास के बाद तो आप कोई भी बात कर ले। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मेरे फादर आर्मी में थे, तो हमने एक ही चीज सीखी, लाइफ में डिसिप्लिन रहेगा तो सही रहेगा। लोग कहते हैं सीए सीएमए कर रहे हो, पढ़ाई के अलावा कोई काम ही मत करना, ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो भी आज की डेट में। पहले तो मान सकते थे कि एक आदमी को क्या काम होता था, उठता था चल भाई खेत चला जा, या ये काम कर ले। आजकल तो 100 काम है, हमसे ज्यादा तो कोई बिजी है ही नहीं ना। और आपको एक चीज पता लग गई होगी, अभी 2 दिन पहले ही मोदी जी ने अपनी स्पीच में बोल दिया कि हम लोग मोबाइल पे बहुत बिजी है। तो पहला थंब रूल क्या था? रेगुलर क्लास। दूसरा क्या था? 3 टाइम्स रिवीजन। वो बता दिया कैसे होती 3 टाइम्स। एक उसमें से थर्ड रिवीजन में किसी को पढ़ाना है आपने, सर कोई मिल नहीं रहा हमें, तो क्या करें हम? तो भाई खुद को पढ़ा। हाँ वही मैं बोलने वाला था, मिरर में पढ़ा लो या खुद को वैसे ही पढ़ा लो, बिना देखे अपने आप को ही सुना दो। या मेरी तरह अपनी मम्मी को बैठा लो, बैठो सामने, आज तुम्हें टेक्स्ट का एक सेक्शन बता देते हैं, कहानी खत्म। आ रही कुछ बातें समझ में? पता लग रहा है कि यहाँ आपका टेक्स्ट का कोर्स कंप्लीट हो, वहां मम्मी टेक्स्ट सीख गई और वो बोल रही है आज तेरा टेस्ट लेती हूँ। ये तो बड़ा खतरनाक काम हो गया। अच्छा, ऐसा बहुत बार होता है कि जिसका टेस्ट होता है वो इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाता, जिसका टेस्ट नहीं है ना
वो ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर लेता है, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है ना, प्रेशर नहीं है। आप तो क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये चैप्टर तैयार करना है, एक प्रेशर के साथ काम कर रहे हो। आपने कभी भी देखा होगा, जैसे मान लो कि आज आप गुस्से में हो, अभी 2 सेकंड के लिए कुछ गुस्सा सा आया हुआ है आपको, तो उस टाइम पे बात करना तो बेकार ही है, समझ गए ना? तो वो चीजें हो जाती है हमारे साथ। अच्छा, तीसरा क्या रह गया? तीसरा तीसरा थंब रूल क्या होगा जिससे सारे बच्चे डरते हैं? डर, ओ भाई साहब इसको सब पता है, टेस्ट। टेस्ट देना मैंडेटरी, अदरवाइज 500 रुपए का फाइन। सर ये पैसा कहां जाएगा? ये हमारे स्टूडेंट वेलफेयर में जाएगा। फेयरवेल होगा ना हमारा लास्ट डे, तो पैसा बड़ा ज्यादा इकट्ठा हो जाए। आपको पता है ये टेस्ट देने तो काफी बच्चे नहीं आया करेंगे। सर बच्चा 500 रुपए ना दे फिर क्या करेंगे? देखेंगे, आप ही लोग बताएंगे क्या करना है। अगर टारगेट ही 70 का लिया है तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो तीसरा लिख लो, टेस्ट देना मैंडेटरी है। अच्छा, चौथा बच्चों ने बनाया, मैंने तो 3 ही थंब रूल बनाए थे, चौथा बच्चों ने बनाया, वो क्या होगा पता नहीं, ऐसी चीज है, मतलब वो ऐसा आर्टिकल है जो बहुत परेशान करता है पढ़ते हुए, बहुत ज्यादा परेशान करता है। जब बच्चा पढ़ने बैठे, फोन, ये मोबाइल का उपयोग ना करें, ठीक है? इस यंत्र को किसी, उस पठान देख ली ना, सीट की पेटी बांध ले, तो भाई इसको कहीं बांध दो, इसको साथ में मत रखो उस टाइम पे, ये तुम्हें पढ़ने नहीं देगा। अच्छा, जब पढ़ने बैठोगे तभी फोन आएगा, जब तक कोई फोन नहीं आ रहा होगा तभी फोन आना है, और फिर तुम्हें कुछ हो जाना है, ठीक है? अच्छा, एक बच्चा मेरे से ये बोला, हो गया, ठीक है, एक बच्चा मेरे से ये बोला बच्चों कि सर अगर आपने 70+ बोला है, क्या हम 90 और 100 का टारगेट नहीं ले सकते? मैंने कहा ले सकते हो, मोस्ट वेलकम है। 100 और 90 का टारगेट इस दुनिया में आने के लिए बहुत, मतलब बहुत अच्छा बेनिफिट होगा आपको अगर आप 90+ लेके आते। प्लस बोला है मैंने, मैं हार्ड कैश अपनी जेब से, कोई टॉपर्स नहीं देगा, मैं हार्ड कैश खुद दूंगा आपको 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कैश दे दूंगा आपको। ठीक है, तो हमारी डील हो गई डन। जिसको बनना है पठान बन लो, रिकॉर्ड हो रखा है इसमें, मैं जो बैच पढ़ाता हूं उसमें यही बोलता हूं, और 90+ तक बच्चा जा ही नहीं पाता। अच्छा, पहले मेरा टारगेट थोड़ा कम हुआ करता था, मेरा असली में मेरी एक स्टूडेंट है, वो 87 भी मार्क्स ले आई थी, तो पहले मेरा टारगेट 90 हुआ करता था, मैं उसे 90 बोलता था, तो मुझे डर लगने लगा कि यार ये 90 तो मतलब खतरनाक काम है, 90+ सही है, क्योंकि 90 भी भाई, क्योंकि हम पढ़ाई इस तरीके से कर रहे हैं, ये 90 भी टच कर जाएंगे, और एक नहीं पता लग रहा 3-4, और बच्चा क्या सारी सारी कर गए तो फिर क्या होगा? फिर मैं तो निकल लूंगा ना, जंगल में निकल लूंगा किसी, है ना? ठीक है, क्योंकि देखो सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर क्या है लाइफ के अंदर? मनी। अगर मैं आज आपको बताऊं सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है, कुछ भी करा देगा आपसे, पैसे के लिए तो हम कुछ भी करेंगे। देखते हैं आप क्या करने को तैयार है, ठीक है? हाँ जी। तो आज सुबह की शुरुआत करते हैं एक वंडरफुल मॉर्निंग के साथ, ठीक है? यहाँ पे लाइव लेक्चर भी आपका कनेक्टेड हो गया है अब, और देखते हैं कौन कौन बच्चे आज हमसे जुड़ते हैं। बाकी कई बार बच्चा कहता है कि सर वो मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था, आप कुछ अलग से नजर आ रहे थे, आज मैं फेस टू फेस मिला हूं तो आप कुछ अलग नजर आ रहे हो। भाई मैं तो मतलब हूं तो मैं ही, ये क्या मतलब है? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, अब जैसे इसमें क्या हो, थोड़ा सा मैं बूढ़ा सा नजर आ रहा हूँ, वो स्क्रीन ऐसी जा रही है, क्या करें? तो इतना ओल्ड एज में अभी हुआ नहीं हूँ, ठीक है? और क्या हम सब लोग कसम खाते कि हम लोग अच्छे मार्क्स लेके आएंगे? तो आज ही कसम खा लो, हाँ सर हम प्रॉमिस कर रहे हैं। गीता कुरान में हाथ रख के कसम खानी नहीं है, गीता कोई है नहीं, और ये सब भी मतलब पाप होता है। आज की डेट में आपको पता होगा एफिडेविट बनता है, जब आप कोर्ट में जाते हैं, गवाही देते हैं, गवाह को क्या बोलते हैं? विटनेस। तो जब वो गवाही देता है तो
वो जो भी बोल रहा है वो सच है, सच है और सच के सिवा कुछ नहीं है। वो एफिडेविट में लिखा है उसने, ठीक है, कि मैंने सुबह 4 बजे, थोड़ी धुंध थी तो मैंने देखा था ये आदमी मर्डर करके निकला हुआ है, मतलब जो भी है, ठीक है। और फिर वो सीआईडी वाली कहानी, बाल गिरा हुआ है यहाँ पे, एक बटन गिरा हुआ है, दया पता लगा लो, है ना, बहुत देखा होगा हमने सीआईडी। चलो तो कसम खा लिया हम लोग। कसम कितनी खा रहे हैं? 70+ की, ठीक है। तो मैं भी कसम खा रहा हूं कि 70+ आपको दिलाऊंगा, बट वो 3 थंब रूल प्लस एक कंडीशन जो स्टूडेंट ने बनाई है, मोबाइल, उसका यूज ना करें पढ़ते हुए। चलो शैल वी स्टार्ट। हमारा मटेरियल क्या रहेगा पढ़ने का? तो मेरे नोट्स हैं, ठीक है। वो असली में मेरी पेन ड्राइव में होता है, आज मैं पेन ड्राइव लाना भूल गया। मैं नोट शेयर कर दूंगा आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे खुद के अपने नोट्स हैं, मैं वो दूंगा आपको। पर मैंने अभी बताया कि अगर हम मॉड्यूल प्लस, हाँ जी, इंस्टीट्यूट का अगर हम मॉड्यूल कर लेते हैं प्लस स्कैनर कर लेते हैं, स्कैनर क्या होता है? पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन होते हैं, तो हमारा पेपर क्रैक है। 70+ तो क्या, 100 भी सोच लिए तो वो भी आ जाएंगे, अगर इतना हमने कर लिया तो। क्योंकि पेपर कहां से बनता है? इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से। हमें मॉड्यूल के अगर जितने पेजेस हैं, अगर आज आप देखेंगे आपके सामने ही मैंने मॉड्यूल निकाला था, मैं डाउनलोड करके अभी निकाल देता हूं एक बार। इकबाल हमारे साथ आया है सर, ये आज से क्लास स्टार्ट? हाँ बेटा अभी स्टार्ट की है, आप ही की वजह से हम लोग रुके हुए थे। इकबाल को आप जानते होंगे, तो उसको बता दो मैसेज में कि भाई ये, बता दिया ना, बस अभी भाई बोलना क्लास स्टार्ट की है, कोई छूटा नहीं है तेरा कुछ भी। चलो, और भी बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं, पर नाम नहीं बता रहे अपना। रोहित, त्यागी जी, आशीष, बाकी मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, देखो जी। ये आपका मॉड्यूल मैंने डाउनलोड कर लिया। ये देखो मॉड्यूल डाउनलोड कर लिया आपका। ये अलादीन का चिराग तुझे मिल जाए, कोई बात नहीं ना, मैं हूं ना, मेरे होते हुए आपको। लिखा हुआ है डायरेक्ट टैक्सेशन, सेक्शन ए। अभी सीधे मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, पढ़ने पे आ रहा हूं। तो अभी मैं मार्क्स वुक्स नहीं बता रहा, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा कि कितनी वेटेज यहाँ पे इन्होंने रखी गई है, वेटेज यहाँ पे लिखी हुई है। क्योंकि 50 नंबर का डायरेक्ट टैक्सेशन है और 50 नंबर का क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत हो चुका है तो मुझे पढ़ाना भी है। तो सिलेबस हम लोग आने वाली कुछ क्लासेस के अंदर बात करेंगे। मेरा नंबर आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। क्लास के बाद हम लोग नंबर शेयर कर लेंगे आपस में, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। हमारा आज ही ग्रुप भी बन जाएगा तो हम लोग उस पर डाल देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर का नाम लिखो बेसिक ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, बेसिक ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। चल गया सर। सर अभी 6 बच्चे हैं इसमें,
एक बार आप सर अपने ग्रुप में डाल देना कि जो जो बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा था आपको इन्फॉर्म कर देगा। सबने डाल लिया है? तो हम लोगों ने हेडिंग लिखी है बेसिक ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यही हेडिंग लिखी है हम लोगों ने। चलो, अच्छा स्टाइल क्या रहेगा पढ़ाने का, मैं सब कुछ यहाँ पे लिखता हूँ। नोट्स तो मैं दूंगा ही, अपने मटेरियल से तो मैं पढ़ाऊंगा ही, आपका मटेरियल ही मेरे पास रहेगा हमेशा। ठीक है, मेरे तो ऑलरेडी डाउनलोडेड था इसके अंदर, तो मैं आपको दे दिया करूंगा। तो हमारा स्टाइल क्या रहेगा, तरीका क्या रहेगा पढ़ने का, मैं एक हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगा, क्योंकि जो हम अपने हाथ से लिखते हैं ना वो सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं। किसी के कोई नोट्स बेस्ट नहीं है, आपके हैंड रिटन नोट्स आपके लिए सबसे बेस्ट है। वो आप ही के लिए, हाँ दूसरे के लिए नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें दूसरे को समझ में ही नहीं आए जो आपने उसके अंदर नोटिंग कर रखी हो। तो सबको क्या करना है, एक कॉपी बनानी है। सर कितने पेजेस भरवा दोगे, ज्यादा नहीं, 500-600 पेज भर जाएंगे, पर 500-600 पेज की कॉपी नहीं लेनी, 200 पेज वाली या 150 पेज वाली, क्योंकि जितनी पतली रहेगी उतना अच्छा रहेगा कैरी करने में भी, और आपको लगेगा कि क्या छोटी सी तो है। एक ही कॉपी लेनी है, जब वो भर जाए दूसरी। टोटल मिला के आपके पास जो कंटेंट जाएगा वो 500 से 600 पेज, आप खुद एक इतिहास लिख देंगे दिसंबर तक। तो मुझे ऐसा लगता है फिर तो 90 प्लस तो आ ही जाएगी। अच्छा ये बातें सबके साथ डिस्क्लोज ना करें, अपने तक ही रखें, मतलब अपने बीच में ही रखें, क्योंकि सबके साथ डिस्क्लोज करेंगे तो हमारी पॉलिसी बाहर चली जाएगी, हमारे क्लास में बच्चों को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो चैप्टर का नाम क्या लिखा, चैप्टर 1, बता भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बच्चे बताते ही हैं सभी को। तो बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, आगे ना इन्होंने लिखा नहीं है, एक्ट का ईयर होता है ना 1961। ठीक है, तो ईयर क्या है अपना 1961। तो बेसिक ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, एक बार ये सारे वर्ड्स को तोड़ दें, इसके अंदर क्या क्या वर्ड्स हैं जो यूज हो रहे हैं। नंबर 1 क्या यूज हो रहा है, इनकम, है ना। नंबर 2 टैक्स, एंड नंबर 3 एक्ट, नंबर 4 भी है 1961। ये चार चीजें ये क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। अब आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इनकम टैक्स इनकम के ऊपर लगता होगा, है ना, इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता होगा, इनकम के ऊपर। वो इनकम कौन सी होती होगी, लीगल या इलीगल इनकम होती होगी। अब बच्चा कह रहा है सर ये बताओ लीगल क्या होती है इनकम, लीगल इनकम क्या होती है सैलरी लीगल इनकम है ना। क्वेश्चन नहीं आ रहा दिमाग में कि सर इनकम हमें पता है, चलो इनकम हमें पता है क्या होती है, पर इनकम दो नेचर की होगी मोटी मोटी, या तो लीगल तरीके से कमाया होगा, मतलब व्हाइट वाले गांधी कमाए, या इलीगल पैसा कमाया, लोगों के पास इलीगल तरीके से भी कमाई है। तो कहने का क्या मतलब है कि चाहे इनकम लीगल हो या इलीगल हो, दोनों इनकम के ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल है। अगर आपने देखो लीगल इनकम आप सबको पता है, जैसे मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं आपको और जो मुझे इसके बदले पेमेंट मिलेगी वो मेरी लीगल इनकम है, यस और नो। बट अगर किसी बंदे ने किसी की सुपारी ले ली, मर्डर कर दिया, उसको पैसे मिल गए, इलीगल इनकम है। क्यों है?
रुको तो सही, असली में क्या है कि इट इज एन ऑफेंस, इट इज अ क्राइम। ये चीज क्या है, गलत है। किसी का मर्डर करना इट सोसाइटी के अगेंस्ट है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आ गई बात समझ में? और आपको पैसा मिल गया है तो इनकम टैक्स वाला क्या कहेगा, देख तू इंडियन पीनल कोड में तो जाएगा ही, भारतीय दंड संहिता ताजीराते हिंद, वहां पे तो दफा 302 के तहत तेरे को फांसी लगेगी, तूने मर्डर किया है जेल होगी, 14 साल की जेल है, एक मर्डर करो 14 साल जेल जाओ। आगे बात समझ में? बच्चा कहते सिर्फ 2 मर्डर तो भी 14 साल ही है, वो डबल थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, अगर अगर तुम पकड़े गए, फिर जेल गए, फिर बाहर आए, फिर मर्डर कर दिया, फिर 14 साल चले जाते। तभी तो आदमी देखा नहीं आपने, एक बार मर्डर कर देता है तो वो 56 इंच की छाती चौड़ी कर लेता है। बेटा क्या अब तो दूसरा भी करूंगा, क्या करोगे बताओ? है ना भाई, जाना तो 14 साल ही है। पठान में ऐसी तो हुआ था जॉन इब्राहिम के साथ, ठीक है। आ गई बात समझ? हाँ, तू जिम को वहीं रख अभी, ठीक है। अब सुन, तुझे कुछ नहीं देखना है। हाँ नहीं, अभी देख सकते हो मूवी, हाँ कोई मूवी देखनी हो अभी देख सकते हो, जब तक रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आने के बाद मूवी देखना पाप है। ओनली पढ़ाई में फोकस, मस्ती करनी थोड़ी बहुत तो पढ़ाई में फोकस। वापस आ जाओ, तो बताओ जी, इनकम टैक्स लीगल इनकम के ऊपर आएगा या इलीगल के ऊपर आएगा? बोथ, लिख ले, इनकम टैक्स बोथ के ऊपर है। बोथ के ऊपर मतलब बोथ, चाहे लीगल इनकम हो चाहे इलीगल इनकम हो। पेन बहुत मोटा चल रहा है हमारा। तो लीगल हो चाहे इलीगल हो, दोनों इनकम के ऊपर इनकम टैक्स आना है। कई बार तो क्या होता है, बच्चा पूरा टैक्स पढ़ लेता है, उसको यही नहीं पता होता। अच्छा, आपने सुना भी होगा, कई बार बोला भी जाता है, किसी के पास ब्लैक मनी हो तो आ जाओ, आपका पैसा वाइट कर देंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ऐसे बोलता है, सरकार की तरफ से भी आता है ना? तो समझ गए। कई बार बच्चा कहता है कि सर ऐसा कैसे हो रहा है कि इलीगल इनकम के ऊपर भी इनकम टैक्स लगाया जा रहा है? भैया इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स, उसे तो इनकम से मतलब है। और मेरी लैंग्वेज में बोलते हैं पिया हुआ आदमी है, उसे मदिरा से मतलब है। बस इनकम की खुशबू आ गई, टैक्स ले लेगा। जहां इनकम दिखी वहीं इसको शौक लगता है, हवल्स का, पागल हो जाता है बिल्कुल एकदम। बात समझ में? वो फिर नहीं देखता लीगल है इलीगल है, उसको कोई मतलब है ही नहीं, उसे मतलब किससे? इनकम से। तो इनकम टैक्स कैसे ध्यान रहेगा आपको? पिया हुआ आदमी, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूं इसको, ठीक है भाई। इनकम दिखते ही पागल हो जाता है बस। दूसरा क्या बोला? टैक्स। क्या मतलब टैक्स का? एक एक वर्ड को तोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। टैक्स का क्या मतलब है? लिख लो। जो ओरिजन ओरिजन हुआ था टैक्स का, ओरिजन ऑफ टैक्स वर्ड, जो ये टैक्स का जो वर्ड है, इसका जो ओरिजन हुआ है, ये कहां से हुआ है? मतलब मैं ये नहीं कि मैं कुछ भी ऐसी पढ़ा दे रहा हूं, सब कुछ आपकी किताब में लिखा हुआ है। कहां से हुआ है? लैटिन वर्ड से। और लैटिन में बच्चों बोलते हैं इसको टैक्सो। ये आ नहीं रहा यार यहां से ना। लैटिन में इसको बोला जाता है टैक्सो। लिख लोगे वहां पे अपने नोट्स में? मैंने बताया ना, ओरिजिन ऑफ टैक्स वर्ड कहां से ओरिजिन हुआ है? लैटिन वर्ड है। लैटिन क्या है? एक लैंग्वेज है, पुरानी लैंग्वेज है। लैटिन क्या है? ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। तो तब क्या बोलते थे इसको? टैक्सो। और टैक्सो का मतलब क्या होता था? लिखना, टैक्सो का मतलब होता था रेट ऑफ टैक्स। नॉलेज की इतनी मास्टरी कर देंगे आपको कि एक एक वर्ड की आपके अंदर मास्टरी होगी। तो टैक्सों का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ टैक्स। जब भी टैक्स लगेगा तो उसकी एक परसेंटेज होगी। लिखो, जब भी टैक्स लगता है उसकी एक परसेंटेज होती है। जब भी टैक्स लगता है तो उसकी क्या होती है? एक परसेंटेज होती है। आप देख लो, मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, 5% जीएसटी लग रहा है। मैकडी में जाके बर्गर खा रहे हैं, 5% जीएसटी लग रहा है। परसेंटेज ही तो है एक।
इनकम टैक्स भी तो एक परसेंटेज से लिया जा रहा है, एक परसेंटेज है जो चार्ज की जा रही है। तो सारे बच्चों को क्या मिला कि सर जो ये टैक्स वर्ड है इसका जो ओरिजिन हुआ है, एक लैटिन में इसको टैक्सो बोला जाता है, और इस टैक्सो का मतलब होता है रेट ऑफ टैक्स। कि जब भी टैक्स लगाया जाएगा ना, उसका कोई ना कोई रेट होगा, उसकी कोई ना कोई परसेंटेज होगी। मैं सच बता रहा हूं, सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, बस क्या है कि आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बिल्डअप हो जाए। जितनी ज्यादा स्ट्रांग फाउंडेशन बिल्डअप होगी भाई, उतना अच्छा हम लोग कर जाएंगे। तो मैं तो करके छोड़ूंगा, आगे बात समझ में, पर आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? एक्ट। एक्ट का मतलब क्या? बहुत पढ़े आपने, बहुत सारे एक्ट पढ़े होंगे, बताओ एक्ट का मतलब क्या है? ये ऑनलाइन में जो बच्चे हैं ये भी बता सकते हैं एक्ट का मतलब क्या है। गुप्ता जी आप बताएं। तो मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को भी देख रहा हूँ, तो आप लोग भी बता सकते हैं एक्ट का मतलब क्या है। कौन कौन से एक्ट पढ़े आप? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये एक्ट पढ़े। एक्ट का क्या मतलब है? एक्ट का मतलब लिखे लॉ। एक्ट का मतलब क्या है? एक लॉ है, कानून है। एक्ट एक कानून है ना, जो आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, एक लॉ था। तभी तो आपका सब्जेक्ट का नाम क्या था? बिजनेस लॉ। लॉ नहीं था, लॉस। अगर आज जाके देखना, वो एस पक्का लिखा होगा उसमें, है ना, क्योंकि एक लॉ नहीं पढ़ना था अपने को, एक से ज्यादा पढ़ने थे अपने को। तो हमने बहुत सारे लॉस पढ़े। अब बात ये आई कि ये कानून कौन बनाता है। हिंदी में अगर किसी को लिखना हो तो लिख लेना। क्वालिफाइड से भी पूछोगे ना, तो वो भी पहला आंसर यही निकालता है, पार्लियामेंट। पर देवसेना, आज के बाद जिंदगी में किसी को मत बोलना क्या पार्लियामेंट मत बोलना, क्या बोलोगे? लेगिस्लेचर। लिखें जी, लेगिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। लेगिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी विच मेक्स द लॉ। लेगिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। जबकि मेरे को ना इतनी जोर से बोलना नहीं है, पर मेरे अंदर भी ना वही मैंने आपको बताया था। लेगिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी विच मेक्स अ लॉ। मैं कानून बनाना सिखाऊंगा आपको, वो टाइम दूर नहीं है, हम बहुत जल्दी कानून बनाना भी सीखेंगे, कैसे बनता है कानून। डन है, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो लेगिस्लेचर क्या है? लेगिस्लेचर इज अ, लो लिखो, लेगिस्लेचर क्या है? एक लॉ मेकिंग बॉडी है। लेगिस्लेचर क्या है? एक लॉ मेकिंग बॉडी है जो लॉ बनाती है। कौन है हमारी कंट्री में लेगिस्लेचर? दो है। कितने हैं? दो। नंबर वन इज पार्लियामेंट, वैसे मोटे मोटे हैं दो, पार्लियामेंट और स्टेट लेगिस्लेचर। बेटा गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट अलग है, स्टेट। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है और पार्लियामेंट अलग है। पार्लियामेंट में 540 लोग अप्रॉक्स मेंबर्स बैठे हैं, एमपीस बैठे हैं, वो सारे एमपी मिलके पार्लियामेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो आप समझ ही गए। अब मुझे ये बताओ, अगर कोई बंदा ये बोल रहा है सामने से, अगर कोई बंदा ये सामने से बोल रहा है कि पार्लियामेंट लॉ बनाती, गलत नहीं हो जाएगा? क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बनाते हैं। पंचायती राज सुना हुआ है? उसमें भी लोग लॉ बनाते हैं। पंचायतें मिलके गांवों में लॉ बना देती हैं। राजस्थान में ऐसी ऐसी पंचायत हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि हमारा लड़का हमारी गांव वाली की लड़की से मैरिज नहीं कर सकता, मैरिज कर ली उड़ा देंगे उसको, वहीं पे उड़ा भी देते हैं। ना कोई पुलिस ना कोई कुछ, समझ गए ना, ऑन द स्पॉट फैसला, कहानी खत्म। कोई राजस्थान से है वैसे? कोई भी एक बच्चा नहीं।
चलो किसी से फ्रेंडशिप हो तो जब आप लोग भी आगे एज में आ जाएंगे, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मैरिज हुई, तो कहती राजेश कि जब मैं राजस्थान जाती हूँ तो मेरा घूंघट बिल्कुल नीचे होता है, किसी मेहमान के सामने भी ये वो। तो क्या मतलब देखती नहीं है क्या किसी को वहां जाने के बाद? आप तो समझ रहे हो कि क्या किया जा रहा है? मेरा मानना है ये कि आप फीमेल के साथ गलत कर रहे हैं। अब तो जाग जाओ। आज भी अगर आप देखेंगे, आज भी अगर आप देखेंगे, सच्चाई से कोई दूर मत जाना, मेल कोई डोमिनेट रखते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल तो बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत ज्यादा, मतलब कि हम लोग पीछे रह गए, हमें पता नहीं है अभी। ये लोग हमसे 4 कदम आगे हैं, हम जो सोचते नहीं है उससे आगे सोच लेते हैं। और आज की डेट में कोई काम ऐसा नहीं है कि जो मेल कर सकता है फीमेल ना कर रही हो, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। पर वो पहले से आप समझ गए ना, वो राजा महाराजा, ये बस राजा जा रहा है लड़ने के लिए। बना ऐसा दिया है ना, क्या करे, समाज ऐसा बना दिया। एनी हाउ, आज के बाद क्या बोलोगे? लॉ कौन बनाता है? देवसेना। क्या बोलोगे? लेजिस्लेचर। ठीक है, क्या बोलोगे? लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी विच मेक्स द लॉ। और कौन है हमारी कंट्री में लेजिस्लेचर? सर मोटे मोटे 2 लोग हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। बाकी इसके आगे की पिक्चर खोलेंगे आपके सामने कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा, पूरा हिंदुस्तान सर झुका के मानेगा उसे। पर गुजरात स्टेट ने कुछ लॉ बनाया, गुजरात वाले मानेंगे, राजस्थान वाले ने बनाया, राजस्थान वाला माने। जैसे बिहार और गुजरात, 2 जगह अल्कोहल बैन है। ऐसा नहीं है कि वहां बैठ के लोग पीते नहीं है, बेचना बैन है वहां पे। आप समझ गए, बेचना बैन है। आ गई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि पीते नहीं है लोगों को, और क्या बाहर से जाके ले आते हैं। अब जैसे लोगों को पता है दिल्ली में कि क्या बोलते हैं, हरियाणा में बियर सस्ती मिलती है, तो लोग लेके आ जाते हैं। अब जरूरी ये नहीं है ना कि हम और आप लोग पीते हो, ये जरूरी थोड़ी ना है। वैसे एक चीज आपको बता दूं, मैं मतलब अगेंस्ट में नहीं हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा यहीं से आता है। मतलब अगर आप किसी ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जिससे नशा होता है, अगेंस्ट में नहीं हुआ। हाँ, मतलब हो सकता है कोई सिगरेट पीता हो, मतलब समझ गए ना, मैं बॉयज के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ, गर्ल्स भी पीती है आज की डेट में। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? मैं जो बातें बोलता हूँ ना, मैं मतलब आराम से खुल के बोलता हूँ। अब भाई जो पीता, बात उसको लगनी चाहिए ना जो पीता हो। जब हम पीते ही नहीं, हमें क्या दिक्कत है? तो कहानी ये है। मैं कहा था पता नहीं। हाँ, मतलब बस मैं ये कहना था, चाहता था कि असली में नशा नहीं करना चाहिए लाइफ में। क्योंकि इधर इधर ऋषभ, ऋषभ इधर यार, तू तो बिल्कुल चौड़ा ही हो गया, अभी तो नशा हुआ ही नहीं। आपका नाम क्या है? नहीं नहीं है? आपका नाम क्या है? नाम मणिकांत। तो मणिकांत जी, बात ऐसी है। अरे यार ऋषभ, क्या हो गया बेटा? हाँ, पहली पहली क्लास में तुम इतने उद्दंड बालक बन रहे हो। मतलब मेरा बस कहने का ये था मणिकांत कि नशा करना, क्योंकि आप ना, दिमाग आपका वैसा हो जाता है फिर। आप जैसे आप, मतलब जैसे आपके खान पान या रहन सहन जैसे लोग, तो दिमाग भी अंदर से उसी तरीके का हो जाएगा। कोई बंदा सीएमए फाउंडेशन के रिजल्ट की खुशी मना रहा होगा पेप्सी पी के, पर तुम्हें रात के अंधेरे में वो कुछ और नजर आ रहा होगा कि वो कुछ और पी रहा है, और उसकी खुशी इतनी ज्यादा होगी कि वो 10 बार नीचे गिर जाएगा, तो तुम्हें पूरा प्रूफ हो जाएगा कि ये तो बिल्कुल नशे में ही है। क्योंकि ऐसे लोग यहाँ पे बच्चे ना हॉस्टल में भी रहते हैं, तो कई बार आंटियों को शक हो जाता है कि लड़का, इसका करेक्टर ठीक नहीं है। मतलब आंटी को मतलब एक गिरने से उसका करेक्टर पता लग गया, देख लो आप। मतलब आप समझ गए, करेक्टर का मतलब हमने उसके खून पे उंगली उठा दी। तो किसी की खून पे उंगली आप कैसे उठा सकते? ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखा है? 1961। ये क्या मतलब है सर? ये ईयर है सर, ये एक साल है सर, इस साल में पैदा नहीं हुआ था सर।
क्या है ये? हाँ, और हुआ था। लिखो, ये ईयर ऑफ सिग्नेचर होता है। क्या होता है? ईयर ऑफ सिग्नेचर। बेटा गुप्ता जी बड़े खुश हैं आज, ऑनलाइन में गुप्ता जी बड़े खुश हैं। हाँ, ईयर ऑफ सिग्नेचर 1961 का मतलब है ईयर ऑफ सिग्नेचर। सिग्नेचर किया किसने होगा? इनकम टैक्स कहां लगता होगा? बस दिल्ली में या पूरे हिंदुस्तान में? पूरे हिंदुस्तान में। सिग्नेचर किसने किया होगा? हाँ, तो कौन लॉ मेकर पर यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर कौन है? स्टेट, अरे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। हाँ, तो लिख लो, प्रेसिडेंट क्या है? सिग्नेचर करता है भाई, साइन ऑटोग्राफ उसी के जाने, प्रेसिडेंट। स्टेट में लॉ बनता है तो कौन करता है साइन? सीएम। इतनी केजरीवाल की चलती नहीं ना, ये तो हमें दिल्ली से पता लग ही जाता है। गवर्नर लिख लो, अगर आपको नहीं पता, स्टेट के अंदर गवर्नर करता है, स्टेट में गवर्नर। तो क्या हमें चारों वर्ड का मीनिंग पता लग गया, नहीं लग गया? इनकम टैक्स, एक बार मेरे साथ साथ बोलेंगे। देखो, अगर आप मेरे साथ साथ बोलोगे, चीजें आपको क्लास के अंदर याद हो जाएंगी। आप कहोगे सर, आप जो कहते कि घर जाके 3 बार रिवीजन करनी है, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्लास के अंदर याद हो गया। बट फिर भी कर लेना, ठीक है? तो मेरे साथ साथ बोलना है आपको। हमारा नाम क्या था? इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सबसे पहला वर्ड क्या था? इनकम। कौन सी इनकम लेनी है मुझे? बोथ, दोनों इनकम लेनी है सर आपको। कौन कौन सी बेटा? लीगल, इलीगल, दोनों। उसके बाद क्या था? टैक्स। क्या मतलब है टैक्स का? सर इसका जो ओरिजिन हुआ है ना सर, वो लैटिन वर्ड से हुआ है सर। ऑनलाइन में अब जुड़ गए ज्यादा। स्क्रीन की फोटो ले ले, मोबाइल है आपके पास? या फोटो ले लो। और मैं नीचे भी कर देता हूँ। मैं एक नीचे भी कर देता हूँ, जिससे कि अपने पास। हाँ, अरे यार ये जो है ना, ये माउस ही ढंग से यहाँ पे काम, पता ही नहीं लगता कहाँ जा रहा है। हाँ, कहाँ जा रहा है? क्या ना, नीचे नहीं जा पा रहा है, कोई नहीं, पता तो लग ही गया आपको। लो लो लो, आ गया शायद। है? नहीं नहीं, हाँ ये रहा ना, 2 ही बच्चे और थे। हाँ जी, सबसे पहले कौन सी इनकम लेनी है? दोनों इनकम लेनी है, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो। जो बच्चे ऑनलाइन में, इनको भी बोलना है, कई बार ये बोलते नहीं है, वहां घर पे खड़े होकर चिल्लाओ भाई साहब। इनकम दोनों लेनी है, लीगल इलीगल। दूसरा वर्ड टैक्स। इसका ओरिजिन कहां से हुआ? लैटिन वर्ड से, और लैटिन में टैक्सो, आज से नाम ही रख दो, टैक्सो। और टैक्सो का मतलब क्या है? रेट ऑफ टैक्स, मतलब कि एक परसेंटेज होगी उसके अंदर। फिर आया एक्ट। एक्ट कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर, क्योंकि एक्ट का मतलब ही क्या है? लॉ। और लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर्स। लेजिस्लेचर्स आर द लॉ मेकिंग बॉडी विच मेक्स द लॉ।
और हमारी कंट्री में मोटे मोटे दो लोग बनाने वाले हैं लॉ, एक पार्लियामेंट और एक स्टेट लेजिस्लेचर। जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी वो होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होगा, और स्टेट लेजिस्लेचर बनाएंगे वो उनके विद इन द स्टेट एप्लीकेबल किया जाएगा। ये 1961 का मतलब क्या है, ईयर ऑफ सिग्नेचर। और साइन किसने किए थे, प्रेसिडेंट किए। इतना समझ में आया? अब मैं आपका मॉड्यूल दिखाता हूँ, बहुत कुछ इसके अंदर इन्होंने लिख दिया ये सब। तो आज घर जाके ये सब ऐसे पढ़ नहीं लेना है, आप बस जो लिखवाया है बस वो ही पढ़ना है आपको। ये था आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1, ऐसे लिखेंगे इसको, कॉन्सेप्ट नंबर 1। हम लोग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा करेंगे। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसके अंदर हमने 4 वर्ड्स देखे और इन वर्ड्स के हमें मीनिंग पता लग गए। अब इसमें एक वर्ड है, देखो इनकम की तो हम ज्यादा बात करेंगे ही नहीं, लीगल इनकम हमें पता ही है, इलीगल आपको पता ही है। जो ब्लैक मनी है, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है, चाहे क्राइम किया हो या कुछ भी आपने किया हो, आपने गलत तरीके से वो पैसा कमाया है। टैक्स वर्ड के ऊपर थोड़ा सा हमारा फोकस रहेगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 आ जाएगा आपका टैक्स। और टैक्स में हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। ओ भाई साहब कितना बड़ा आ रहा है, लिख लो आप एक बार। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या लिखने वाले हो आप, 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। इंडिया में कितने टाइप्स के टैक्सेस हैं, 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। 2 टाइप के टैक्सेस हैं। देखो हमें बताते हैं क्या किया हम लोगों ने। कॉन्सेप्ट नंबर 2, एक तो हमने क्या लिखा, टैक्स, ये इसके अंदर पहला लिखा। दूसरा हमने क्या लिखा, 2 टाइप्स ऑफ टैक्स, कि भैया 2 टैक्स होते हैं। जो टैक्स है नीचे लिखना मीनिंग इसी के, अच्छा लाइन नहीं होगी आपके पास ना, पहले ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं हमने। आप कॉन्सेप्ट नंबर 2 में कितने टॉपिक पढ़ने हैं, 2 टॉपिक। पता लग गया क्या पढ़ने। अब जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखना पड़ेगा कि भैया टैक्स, टैक्स के बारे में क्या जानने जा रहे हैं हम लोग, मीनिंग ऑफ टैक्स। कि टैक्स का मीनिंग ऑफ टैक्स, टैक्स का मीनिंग क्या है, टैक्स का मीनिंग क्या है। ऋषभ आराम से, कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखा, इसमें 2 चीजें पढ़ेंगे, एक तो टैक्स क्या मीनिंग क्या है टैक्स का, और दूसरा क्या पढ़ने वाले, 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस पढ़ने वाले। वो आपको पता है नीचे आएगा, वो डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो आएगा। तो मीनिंग क्या है टैक्स का, तो क्या मीनिंग बोलेंगे, लिखेंगे टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स क्या है, एक कंपल्सरी पेमेंट है। टैक्स इज अ compulsory payment which is imposed by the government. So tax is a compulsory payment which is imposed by the government. किसके ऊपर इंपोज होती है, ऑन, जो टैक्स है वो किसके ऊपर लगाया जाता है, ऑन इनकम, इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। और बताओ किसके ऊपर टैक्स लगता होगा, इनकम के ऊपर लगता होगा। क्या गुड्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता होगा, लगता। अभी तो हम टैक्स की बात कर रहे हैं ना, टैक्स में तो डायरेक्ट भी आएगा, इनडायरेक्ट भी आएगा। तो इनकम के ऊपर भी लगता है, गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, यस सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स लगता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटी लगती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। इंपोर्ट लिख लो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है। आगे ईटीसी चैनल, कोई दिक्कत ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है जिनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। तो टैक्स क्या है, एक कंपल्सरी पेमेंट है भैया, मैंडेटरी है,
सरकार की बदमाशी है देखा जाए तो, बोल दिया तो देना पड़ेगा टैक्स, आप मना कर ही नहीं सकते आप। विच इज इम्पोज बाय गवर्नमेंट कर रही है, इनकम के ऊपर कर रही है, गुड्स के ऊपर कर रही है, सर्विसेज के ऊपर कर रही है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एक्सेट्रा और भी चीजों के ऊपर वो टैक्स इम्पोज कर रही है। पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया बिल्कुल, कोई डाउट? दूसरा टॉपिक क्या था? आ जाओ दूसरे टॉपिक में। दूसरा टॉपिक था टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ऐसे नहीं लिखे, टू टाइप ऑफ टैक्सेस। क्यों? क्योंकि एक नहीं है ना, एक से ज्यादा है, तो चार्ट की फॉर्म में बना सकते हैं इसको। एक क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स। दूसरा क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स। आप लोग मुझे खुद बताएंगे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ठीक है, लिखो लिखो, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? इज अ टैक्स। क्या मैं बोल सकता हूं डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स? डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स which is which is imposed, नहीं ऐसे लिखना, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स direct tax is a tax in which burden of tax cannot be shifted to the another person. Yes or no? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका आप बर्डन ऑफ टैक्स किसी और पे शिफ्ट ना कर पाए। तो अगर आप किसी टैक्स का बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर पा रहे, अगर आप टैक्स का बर्डन कहीं पे शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द अनदर पर्सन, तो जाके आप उसको डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। आप डायरेक्ट टैक्स तभी बोलेंगे जब आप अपने टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर पा रहे। मेरी इनकम, मुझे टैक्स पे करना है, क्या मैं उसका बर्डन काजल को शिफ्ट कर सकता हूं? ऋषभ को शिफ्ट कर सकता हूं? नहीं। मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी का मालिक, तो मुकेश अंबानी की क्या है? इनकम है। कौन टैक्स देगा? मुकेश अंबानी खुद देगा। हम क्यों देंगे उसके ऊपर? क्योंकि वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होगा? बर्डन आपका शिफ्ट नहीं हो पाएगा। मैकडी गए, बर्गर खाया, वो मैकडी वालों को सरकार को क्या करना है? टैक्स पे करना है, पर वो अपने टैक्स का बर्डन हम पे ट्रांसफर करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। देखो डेफिनेशन कैसे बनेगी, कैसे लिखेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स, ये भी तो क्या है? एक टैक्स है। मैं आपको ये बता रहा हूं, देखो हमारे पास ना कोई किताब नहीं है कि मैं किसी किताब से देख रहा हूं तो पढ़ा रहा हूं आपको। आप उस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो कि आप एक प्रोफेशनल से पढ़ रहे हो, हमें किताबों की जरूरत नहीं है। और ज्ञानी वही है जो बिना किताब के पढ़ा दे, और उन बच्चों को पढ़ा दे जो गधे से गधा हो, इसको अदरवाइज मत लेना। टीचर वही है बेटा जो गधे से गधे को पढ़ा दे। गधे से गधा बच्चा, उसको समझ में आना चाहिए टीचर क्या बता रहा है। तो हम लोग जीरो लेवल से पढ़ाई करेंगे। मैं मान के चल रहा हूं आपको टैक्स का टी भी नहीं आता है, मैं हर चीज तभी तो लिखवा रहा हूं, एक एक वर्ड को बता रहा हूं आपको। ऐसे ही पढ़ना ही नहीं पढ़ना है, या फिर मैं इंग्लिश पढ़ूं और उसकी हिंदी करके देता रहूं, नहीं। उसके लिए तो गूगल ट्रांसलेशन है यार। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स, अपने आप ही बनाओगे आप। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स। हाँ जी, क्या लिखूं आगे? इन विच बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू द अनदर पर्सन। अपने आप ही बना लिया आपने। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स in which burden of tax can be shifted to the another person। कह रहा है इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जहां पे जो बर्डन ऑफ टैक्स है ना,
वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, बर्डन ऑफ टैक्स आपका शिफ्ट हो रहा है। और अगर आप बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट कर पा रहे हो अनदर पर्सन के ऊपर तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। बेस्ट एग्जांपल लिखें जीएसटी, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या था, इनकम टैक्स। अभी दोनों का जानबूझ के एग्जांपल लिखा है, बाकी एग्जांपल आप लोग खुद ही लिखेंगे और घर से लिख के लाएंगे, ये होमवर्क रहेगा आपका, और क्या है। डन है। अब देखो, ये हमारी किताब है, हमारी मतलब हमारे इंस्टीट्यूट की किताब है। अब हम इसमें देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा है। ये इन्होंने टाइप ऑफ टैक्सेस के अंदर दोनों में डिफरेंस बिटवीन किया है। जब हमारा एग्जाम होगा तो हमें क्या लिख के आना होगा, ये समझ गए होंगे, ये लिख के आए, ये नंबर नहीं देने वाले, नंबर काट लेंगे ना। 5 नंबर थ्योरी क्वेश्चन है, 5 नंबर का होगा, लिखा तो हमने सही है, ये तो नहीं कह सकते कि ये गलत है, पर काट के क्या करेंगे, 4 दे देंगे। हमें गुस्सा आएगा, यार 1 नंबर की कीमत हमें पता है, हमारा अटेम्प्ट पास करा देती है, इनको क्या है, ये तो नंबर काटने के लिए इनके हाथ चलते हैं। तो हमें लैंग्वेज ये लिख के आनी होगी। अब देखो ये लैंग्वेज कैसे याद होगी, ध्यान से देखना, रटना नहीं है बिल्कुल भी। एक वर्ड क्या लिख रहा है, इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब पता है क्या होता है, बर्डन ऑफ टैक्स। बर्डन ऑफ टैक्स, इंसिडेंस का मतलब क्या है, बर्डन ऑफ टैक्स। और दूसरा क्या लिख रहा है, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है लायबिलिटी टू पे। इम्पैक्ट का मतलब होता है लायबिलिटी टू पे। कह रहा है अगर बर्डन और इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा, सेम पर्सन के ऊपर होगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। ऋषभ ये चीजें बंद। अब पहले क्या होता था, टीचर पढ़ा रहा होता था, कुछ लिखा हम भी फटाफट लिखना, कुछ टीचर ने लिखा हम भी फटाफट, नहीं, अब मैं बोलूंगा आपको, मैं बताऊंगा आपको कब लिखना है। कोई चीज कहीं नहीं भागेगी, हम बड़े प्यार से पढ़ेंगे, हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम है। तो माय डियर हमें चीजों को ढंग से सीखना पड़ेगा, हमें अपनी फाउंडेशन बहुत सॉलिड बनानी पड़ेगी। आपका कॉन्फिडेंस कब बिल्डअप होगा, जब आपको ये लैंग्वेज अपने आप याद हो जाएगी, बिना रट्टा मारे अपने आप याद हो जाएगी। 2 ही वर्ड पकड़े उसने, इंसिडेंस और इंपैक्ट, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं है। मैं तो वहां नहीं देख रहा, वो कह रहा है, क्या कह रहा है वो, इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इंसिडेंस का मतलब क्या, बर्डन ऑफ टैक्स, और इंपैक्ट का मतलब क्या, लायबिलिटी टू पे। क्या मुझे बताओ, सेम मुकेश अंबानी के ऊपर ही क्या है, बर्डन है, और पे भी उसी को करना है, तो वो बन जाएगा डायरेक्ट टैक्स। आप इन दोनों को क्या कर दो, डिफरेंट पर्सन, सेम की जगह क्या कर दो, डिफरेंट, और कितने डिफरेंट हो जाएंगे, 2 डिफरेंट पर्सन, अपने आप ही क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। बच्चा रट्टा मार रहा है, हटाओ इसको, कहां है ये, पता नहीं कहां चला गया। आज तो ना मैं अपनी पेन ड्राइव लाया नहीं। क्या बोला था उसने, इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इसी लाइन को दोबारा बोलना है, इंसिडेंस एंड इंपैक्ट टू डिफरेंट पर्सन, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप यही डेफिनेशन क्या करोगे, एग्जाम में लिख के आ जाओगे। हिम्मत नहीं है उसकी 5 में से आपके 1 नंबर भी काट ले, अब नहीं है उसकी हिम्मत। क्यों, अब तो आप पता है क्या करने वाले हो, जब आप ये इंसिडेंट वर्ड लिखने वाले हो, आप उसके ब्रैकेट में बताने वाले हो उसका मतलब बर्डन ऑफ टैक्स है। वो बेचारा पागल हो जाएगा, फोटो लेके जाएगा उसको, ज्यादा ही नॉलेज है भाई, वर्ड के अंदर की चीज बता दी है मुझे, इसका मतलब। और आपको पता है ये फर्स्ट इंप्रेशन, स्टार्टिंग के कुछ पेजेस बहुत अच्छे, इतनी खूबसूरती आपके वर्ड्स की, और जो वो पढ़ रहा है, ओ भाई साहब उसके दिल के अंदर समा गई है वो चीज। आगे बात समझ में, लव लेटर नहीं है कोई, मतलब कि वो पढ़ रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि भाई ये कौन है, कौन आया है पेपर देने। तो स्टार्टिंग के 4-6 पन्ने तो ऐसे लिखे हुए हो तो उसको ऐसा लग रहा हो कि मैं गाजर का हलवा ही खा रहा हूं बस, मतलब वो पागल ही हो जाए, दीवाना हो जाए आपकी हैंडराइटिंग का, आपके वर्ड्स का। भाई क्या किया है ये, 100 नंबर आ गए तो पता ही है आपको, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है, रट्टा मारना पड़ेगा। नो, अगला, थोड़ा सा टाइम कम है अभी, अगला देखो,
एसएससी, एसएससी का मतलब होता है टैक्स पेयर। मैं यहीं पे लिख लेता हूं, इसकी ना हम क्या करेंगे, फोटो ले लेंगे एक, है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं, अभी मैं थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा जल्दी में खत्म करना चाहता हूँ। एसएससी वर्ड का, या जैसे वो लड़का कर रहा है ऐसा फर्रा बना सकते हो। एसएससी वर्ड का मतलब बताया टैक्स पेयर, अलग से कहीं पे लिख सकते हो साइड पे। एसएससी वर्ड का क्या मतलब बताया, टैक्स पेयर। टैक्स पेयर का मतलब क्या है, हु इज लायबल टू पे टैक्स। टैक्स पेयर इज अ पर्सन, टैक्स पेयर क्या होगा, एक पर्सन होगा, टैक्स पेयर इज अ पर्सन। कॉमा, हु इज लायबल टू पे टैक्स। तो टैक्स पेयर क्या होगा, एक पर्सन होगा। टैक्स पेयर क्या होगा, एक पर्सन होगा। हु इज लायबल टू पे टैक्स, ये लाइन तो आपको वैसे ही याद हो गई है, हु इज लायबल टू पे टैक्स। हमारे इनकम टैक्स में टैक्स पेयर को क्या बोलते हैं, एसएससी। एसएससी क्यों बोलते हैं वो सब हम पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। कहता है एसएससी हिमसेल्फ बियर सच टैक्स, क्या टैक्स पेयर जिस जो लायबल टू पे है उसी को बियर करना है ये टैक्स, उसी को पिंच करेगा। और वो बंदा कौन है, टैक्स पेयर। भैया मुकेश अंबानी को एक फैमिली है, उसमें क्या हो रहा है, हस्बैंड 1 लाख रुपए टैक्स पे कर रहा है, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको, और वाइफ भी 1 लाख रुपए टैक्स पे कर रही है हर महीने। तो एक साल में दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके कितना टैक्स दे रहे हैं, 24 लाख रुपए एक साल में। एक महीने में 2 लाख रुपए, सॉरी, हाँ, और मल्टीप्लाई कर दोगे 24 लाख के आसपास, क्योंकि 12 12 वो 24 दे रहे हैं। असली में क्या है, ये मेरे पास आया था केस, तो वो 24 लाख रुपए टैक्स भर रहे थे। तो मेरे को बोला कि नेगी सर ये ऐसा देखो हमारे साथ हो रहा है, 24 लाख रुपए तो हमें सरकार कुछ दे नहीं रही है, 24 लाख रुपए हमारा टैक्स जा रहा है, क्या करें हम लोग। तो जो भी है हमने बताया उनको कैसे, टैक्स प्लानिंग भी एक पार्ट है, वो सिखाएंगे आपको कि टैक्स प्लानिंग कैसे की जाती है, पर उसके लिए पहले टैक्स पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना तो प्लानिंग होगी नहीं। बिना टैक्स पढ़े तो प्लानिंग कर नहीं पाएंगे, और टैक्स प्लानिंग कौन करते हैं, हम प्रोफेशनल लोग ही। सुनना है कुछ उसके ऊपर, टैक्स प्लानिंग के ऊपर सुनना चाहते हो। क्या होता है, प्रोफेशनल की टीम होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए, तीनों प्रोफेशनल लोग मुंबई जा रहे हैं, बजट आ रहा है, मुंबई जा रहे हैं भाई साहब। और ट्रेन में आपको पता है, ट्रेन से सफर हो रहा है उनका, और ट्रेन में दोस्ती जल्दी होती है। तो क्या हुआ कि वहां पे कौन मिल गए, इंजीनियर्स, सुनी हुई है पहले। वहां पे कौन मिल गए, इंजीनियर्स मिल गए। तो जब इंजीनियर्स ने पूछा कि जी आप लोग कौन है, तो उन्होंने बताया जी हम लोग तो प्रोफेशनल हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं। वो भाई साहब, इन्होंने कहा ये तो भाई तीनों एक साथ, तो इनसे बड़ा मास्टरमाइंड तो कोई है ही नहीं। क्योंकि क्या है ना, हमारे पास तो कोई हथियार होता नहीं, डॉक्टर होता है तो उसके पास भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंजीनियर होता है तो उसके पास भी कुछ चीजें होती है, उनसे करता है वो लोग। मतलब फ्लाईओवर भी बन रहा होता है तो ऐसे थोड़ी ना कि बिना उसके चल भाई देख मैंने कर लिया है, आगे बात में। पर हमारा क्या होता है, माइंड, हमारा माइंड ही हमारा हथियार है। वो जितने इंजीनियर्स हैं वो कहते हैं प्रोफेशनल से कि तुमने क्या प्लानिंग की है, तुम लोग तो प्लानिंग के एक्सपर्ट हो, क्या प्लानिंग करके आए हो आज। कहते हैं हमने टिकट ही नहीं ली, हमने टिकट ही नहीं ली है। बोले कौन लोग हैं ये, ट्रेन में सफर कर रहे टिकट लेके नहीं आए, क्या पागल लोग। टीटी आ गया, तीनों प्रोफेशनल वॉशरूम में भाग जाते हैं मतलब। और रुक जाओ, गलत होगी स्टोरी। एक टिकट ली होती है, कितनी टिकट ली होती है, एक ही टिकट ली होती है। तो टीटी नॉक नॉक करता है और वो एक टिकट बाहर, समझ गए ना। अब दोबारा से वहां मुंबई में ये लोग, आप भाई आपस में घूमना भी तो होता है। अब बजट का सेशन खत्म हुआ तो वहां की ट्रेन है, तो वहां पे एक ट्रेन में बैठे और उधर घूमना उमना थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया। फिर इंजीनियर्स टकरा गए। अब इंजीनियर्स ने कहा कि इस बार क्या प्लानिंग करके आए हो, तो कहते इस बार हमने टिकट ही नहीं ली है। फिर टीटी आएगा तो क्या होगा, अब इंजीनियर्स भी भागेंगे क्योंकि उनके पास भी एक ही टिकट है, और प्रोफेशनल के पास तो है ही नहीं, तो हम भी भागेंगे।
और दोनों कहां चले गए? वॉशरूम में। तो टीटी क्या है, टीटी ने तो नॉक नहीं किया, हम प्रोफेशनल ने नॉक किया उसके वॉशरूम में, उसने एक टिकट निकाली, ले ली उससे। समझ गए? टीटी ने उधर नॉक किया होगा उनको अपने साथ। चलो, समझे? अब क्या हुआ कि सब कुछ हो गया, अब भाई बजट का सेशन भी खत्म है, सब कुछ खत्म है। अब जब हम कहीं वापस अपनी मंजिल जाने वाले होते हैं तो उससे पहले हम सोचते हैं कि पूरा लोकल एक बार घूम ही ले। तो लोकल, मुंबई की ट्रेन बड़ी फेमस है, आपको पता ही है, तो एक बार लोकल सफर कर ही लिया जाए। और फिर दोबारा इंजीनियर्स टकरा गए और आज इंजीनियर पूछ रहे हैं आज क्या प्लानिंग करके आओ, अब ये बताओ, क्योंकि तुम्हारी पहली प्लानिंग भी हमने देख ली, दूसरी भी देख ली, हमने सीख लिया है तुमसे, आज बताओ क्या प्लानिंग की है। कहते हैं आज हमने 3 टिकट ली है। बोले बड़े पागल है, आज हम लेके नहीं आए, ये 3 लेके आ गए। अब टीटी आ गया है, वो बेचारे भाग रहे हैं, और लोकल ट्रेन में वॉशरूम होता ही नहीं। कुछ समझे? आप पहली क्लास से प्लानिंग नहीं सीख सकते। अगर मैंने कुछ सिखा भी दिया तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी होगा, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो ये कहानी, ये पहले 2 पॉइंट समझ में आए। इसमें देखो, इसमें क्या बोला है, टैक्स किससे रिकवर होगा? फ्रॉम द एसएससी। भैया एसएससी कौन है? टैक्स पेयर। लेगा तो टैक्स मैकडी वाले से ही, पर मैकडी वाला अपने टैक्स का बर्डन किसी और को पास कर देगा। आगे बात में क्लास के बाद में फाइल शेयर कर दूंगा। इसमें लिखा है ये इनकम के ऊपर लगता है, ये गुड्स के ऊपर, ये सर्विसेज के ऊपर। मुझे बताओ इन दोनों को मिला के क्या बनाया था? टैक्स। और मैंने क्या बोला था? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट ने लेवी कर रखी है, इम्पोज कर रखी है, किसके ऊपर? इनकम के ऊपर, गुड्स के ऊपर, सर्विस, और हमने एक्सपोर्ट भी लिख दिया था। देख रहे हो डेफिनेशन कैसे बनी है? शब्दों का बस सही तरीके से चयन करना आना चाहिए, आ जाएगा, हम लोग खुद बना लेंगे। इसमें एग्जाम्पल दे दिया, इसमें एग्जाम्पल दे दिया। जीएसटी किसके ऊपर है? गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर। अगर गुड्स की सप्लाई करोगे, सर्विस की सप्लाई करोगे तो जीएसटी लग जाएगा। कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। आपको नहीं लग रहा जो इनकम टैक्स है ये प्रोग्रेसिव नेचर का है? एक बच्चा मुझसे पूछा सर प्रोग्रेसिव क्या होता है? अरे भाई, हम और मुकेश अंबानी बराबर का डायरेक्ट टैक्स पे करते होंगे। हायर द इनकम, हायर द टैक्स। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव नेचर, बढ़ता हुआ नेचर का। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स भी बढ़ता ही चला जाएगा, और इतना बढ़ जाएगा, वही वाली फैमिली कि हमारा पूरे साल का 24 लाख रुपए टैक्स जा रहा है। अब सोचो जिसका 24 लाख जा रहा होगा उसको कितना वो होता होगा कि यार। आपको ऐसी रफली बता दूं, 10 लाख रुपए के ऊपर अगर आपकी कमाई 10 लाख रुपए, ये टैक्स टुक्स निकालना मैं 2-3 क्लास में सिखा दूंगा आपको। 10 लाख रुपए की कमाई है तो 1,12,500 रफली आपका टैक्स है। सोचो कम है ज्यादा है? बहुत ज्यादा है यार। 10 लाख रुपए आप कमा रहे हो, 1 लाख रुपए ये टैक्स ले ले रहे, बहुत ज्यादा हो गए। और ये 12,000 और इसमें भी एक फोन आ जाए, कुछ तो आ जाए, हम कहीं घूम ले, कोई कपड़े खरीद ले अपने लिए, कुछ तो कर ही लेंगे। 1,12,000 रुपए ले लिए। और जो 1 करोड़ कमा रहा है पता है क्या हो रहा है? मिनिमम 30 लाख रुपए तो उसका टैक्स हो रहा है। तो बहुत ज्यादा नहीं हो गए टैक्सेस? वैसे 30 लाख थोड़ा ज्यादा बोल दिया, आप 1 करोड़ का मान के चलो मोटा मोटा। 90 लाख का 27, 28 लाख के आसपास, सॉरी, तो भी बहुत है। 2 लाख ही तो कम कर दिए। बच्चा कह रहा है क्या कम किए, 2 लाख ही तो, 28 लाख रुपए कम होते हैं। 1 करोड़ तुम कमा रहे हो और 28 लाख रुपए सरकार ले ले रही है, ये भी तो ज्यादा ही है। अच्छा, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स बड़ा अच्छा है। चाहे मुकेश अंबानी मैकडी के बर्गर में जाए, चाहे आप जाओ, चाहे रिक्शे वाला जाए, कोई चला जाए, अगर एक बर्गर लिया है और उसमें 5 रुपए का जीएसटी है तो मुकेश अंबानी से भी 5 रुपए ही लिए जाएंगे। इट इज अ रिग्रेसिव नेचर। सभी के लिए क्या है? इक्वल फुटिंग। ऑल पर्सन विल बियर द सेम टैक्स। सारे पर्सन को सेम टैक्स बियर करना है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसकी फोटो तो नहीं लेनी ना? लेनी है क्या? ले लो एक बार, मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको इरेज कर। हाँ भाई बच्चों, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार ये बता दो जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर। मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, कैमरा एक्सपर्ट भी बन जाएंगे आप लोग। आपका नाम क्या है? तुषार, बहुत बढ़िया भाई।
तुषार हो गया, लड़के ने क्या नाम बताया था? मयंक, हाँ। असली में मयंक नाम इसलिए याद हो जाएगा, मेरा स्टूडेंट रहा है मयंक नाम का लड़का। वो नाम थोड़े जल्दी याद हो जाते हैं, जैसे गर्ल्स में काजल नाम हो गया, ऋषभ नाम, ये जल्दी याद हुआ हमें। काजल, नेहा, प्रीति, ये नाम कॉमन है। लड़कों में भी कुछ नाम क्या होते हैं, मयंक हो गया कॉमन नाम में, बिट्टू, ये मतलब ऐसे नाम, सूरज है। हाँ। लेविड का मतलब होता है लगाना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो इसमें लिखा ना, इसने इनकम के ऊपर लगेगा। अगर ये केवल लीगल इनकम के ऊपर लगता तो क्या लिखता, लीगल इनकम। इनकम लिखा है, इसका मतलब बोथ, दोनों में है। पता लग रहा है कोई बच्चा सीए कर रहा है, आपने उससे पूछ लिया हाँ भाई इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है, बोले इनकम के ऊपर, मारे दो थप्पड़, क्या रे पागल हो गया तू। दोनों इनकम के, इनकम क्या मतलब, दोनों इनकम के ऊपर बोलना, लीगल और इलीगल। ठीक है, समझे? फिर उससे ये सब ज्यादा नहीं ऐसे पूछते, ठीक है। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं किया है, वो तो थोड़ी जल्दबाजी थी, मैं लिखवाऊंगा पूरा आपको, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है, हायर इनकम हायर टैक्स, लेस इनकम लेस टैक्स, ऑल पर्सन चाहे लो हाई इनकम हो पे टैक्स ऑन द कंजप्शन ऑफ, जितना कंजप्शन करो उतना आपको टैक्स देना है। एक बर्गर लिया है तो आपने 5 रुपए दिए तो 5, 2 लिए 10 दिए, भाई सभी 10 देंगे। चाहे कुछ कर, चाहे मर्सिडीज से बाहर निकलो चाहे किसी से बाहर निकल लो, आप समझ गए ना। जैसे देखो टीचिंग में भी यही होता है, टीचर के पढ़ाने की सारी वैल्यू है। मैं हेलीकॉप्टर से आ जाऊं या कहीं से भी आ जाऊं, मेरी वैल्यू तभी होगी जब मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, आपका अच्छा रिजल्ट दूंगा। अच्छा पढ़ाया, अच्छा रिजल्ट दिया तो सब वाहवाही करेंगे, ठीक है। तो हमें दोनों काम करने हैं, 2+2 5 लेके आना है हमें। आपको पता है 2+2 ÷ 2 कितना होता है? हाँ जी, क्या आंसर आएगा इसका? 2, और आंसर 3 है। हाँ वेरी गुड। तो मयंक को आ गया, और सर का नंबर ले ले, लो जी, 9566000544 CS राजेश नेगी। और मुझे क्या करेंगे आप, एक व्हाट्सएप करेंगे, उसमें अपना नाम, अपना कोर्स, हाँ, और अपना अटेम्प्ट ये लिख के भेज देना, ठीक है। अरे मैं भेज दूंगा ना, एक भेजूंगा। अच्छा सारे ही भेजने तेरे को, कोई नहीं मैं भिजवा दूंगा सारे, कहाँ दिक्कत आ रही। ये इंस्टीट्यूट बहुत चालू है, ऐसे तुम्हें करने नहीं देगा ये डाउनलोड, ठीक है। ये 3 चीजें पक्का भेजना भाई। अटेम्प्ट जैसे दिसंबर है 2023 ऐसे लिख देना, कोर्स तो आपको पता ही है सीएम इंटर है अपना, कोई दिक्कत ही नहीं है। और बोथ ग्रुप देने का बेनिफिट बता दिया, सारे बच्चे प्लीज व्हाट्सएप कर देना। अगली क्लास मेरी वाली बुधवार को होगी 9 बजे, डायरेक्ट टैक्सेशन की क्लास 9 से 11। और डायरेक्ट टैक्स के अंदर, डायरेक्ट टैक्स के साथ साथ मतलब हमें आईडीटी भी पढ़ना है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। और सर आ जाते हैं 9 बजे, कोई दिक्कत नहीं है सर को। तो कैसा लगा आप लोगों को, मजा आया? ठीक है, बहुत मजा आया, आना ही चाहिए, ठीक है। चल, थैंक यू वेरी मच।